ओके जी, तो आज हमारा सेकंड डेमो लेक्चर है एज यू नो। तो कल जो है हमने कम्प्रीहेंशन के सारे रूल्स देखे थे एंड हमने सीखा था दैट हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने देखा था कि हमें जो है वो हमारे मेन क्वेश्चंस पर आने से पहले पैराग्राफ को किस तरीके से समझना होता है। बेसिकली ये जो रूल्स है ना बच्चे, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान बहुत काम आएंगे। इन सारे रूल्स को जब आप अपनी कम्प्रीहेंशन की अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो रूटीन वाइज, तो आपने इन्हीं रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है या सॉरी प्रैक्टिस करनी है अपनी। ठीक है, ताकि आप जो है एग्जाम डे पर आप किसी भी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार ना हो। तो ये याद रखिएगा, आप रेगुलर सेशन में एनरोल होते हैं या नहीं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने प्रेसिडेंट कंपोजिशन के लिए प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़ी। आपके जैसे डेज प्रोसीड हो रहे हैं, एक दिन आपने कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर ली, एक दिन जो है वो आप प्रेसिंग की प्रैक्टिस कर ले, किसी दिन आप जो है वो किसी और चीज की प्रैक्टिस कर ले, किसी दिन आपने पंक्चुएशन की प्रैक्टिस कर ली। कहने का मकसद ये है बच्चे कि आपकी जो है प्रैक्टिस वो नहीं छूटनी चाहिए, इंग्लिश से आपका ताल्लुक नहीं खत्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत सारी और चीजों में हेल्प करेगी। फर्स्ट थिंग तो ये सबको लो आवाज आ रही है मेरी, काइंडली चैट सेक्शन में बता दीजिए। अच्छा अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, मैं चेक करता हूँ। शायद आई थिंक ना माइक का इशू, माइक डिस्कनेक्ट कर। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं। ओके जी, अब बताइएगा कि आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि मैं स्टार्ट करूँ। चले जी, ठीक है, अब सबको क्लियर है। जहाँ पर भी कोई इशू हो तो काइंडली चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने आपको जो है ना अलाउ नहीं किया हुआ कि आप माइक जो है वो अनम्यूट कर सके, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि आपने इंग्लिश के साथ अपना ताल्लुक जो है वो खत्म नहीं करना थ्रू आउट द प्रिपरेशन। और उसके बाद जो है वो आपकी खुद ही डेली लाइफ की रूटीन इस तरीके से सेट हो जाएगी, जब आप जो है वो सीएसपी बन जाएंगे कि आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि असल चीज़ है प्रैक्टिस। तो हमने अगर रूल्स पढ़ भी लिए तो हमने प्रैक्टिस भी एक बार करनी है पैराग्राफ की, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने जो है अपनी डेली रूटीन में जब आप कम्प्रीहेंशन की पैराग्राफ कम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने किस तरीके से करनी है। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ रूल्स का, स्ट्रेटजीज एंड रूल्स का जो है क्विक रिव्यू ले लेता हूँ मैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट तो हमारी वोकैब जो है वो इतनी अच्छी हो कि हमें जो है वो समझ आ जाए। तो इससे आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कंप्रीहेंशन का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो इवेंचुअली आपको पेपर वाले दिन कोई भी मसला नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि ये जो है वोकैब के वर्ड्स मेरे लिए जो है थोड़े मुश्किल है, उनको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपको वोकैब के वर्ड्स आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप गूगल कर लें या किसी बुक को यूज कर लें, डिक्शनरी को यूज कर लें। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स को आपने छोड़ देना है। रीजन उसकी उसकी रीजन है कि आप देखें कि आप अपना कॉन्टेक्स्ट क्लूज जो है वो डेवलप कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको एक मीनिंग नहीं आ रहा तो क्या उसके बगैर भी आप समझ पा रहे हैं लाइन को कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए या नहीं समझ पा रहे। ठीक है, देन उसके बाद समझने के बाद पैराग्राफ को आपने क्या करना है, एक समरी डेवलप कर लेनी है अपने माइंड में, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन की तरफ आ जाना है। रीजन क्या है कंक्लूजन की बच्चे, अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ जो है वो कायद आज़म की लाइफ की एनकरेजेस के बारे में हमें बता रहा है, और एंड ये हो रहा है कि वो सबक दे रहा है हमें। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ के ये सबक मिल रहा है कि हमें जो है अपनी लाइफ में ब्रेवरी रखनी चाहिए, हमें जो है किसी मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर ने ये कंक्लूजन आपको बताया नहीं है पैराग्राफ के अंदर, लेकिन ये आपने खुद डेवलप करना है। उसकी रीजन ये है कि हो सकता है वो आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा और समझा और कम्प्रीहेंड किया, तो अब आपने क्या इससे कंक्लूजन निकाला। तो इस किस्म का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, इसलिए डेली लाइफ में आपने कंक्लूजन की भी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। अब जो हम पैराग्राफ, इन चीजों को अपने जहन में रखना है आपने, ठीक है। अब जो हम पैराग्राफ करेंगे, ये बच्चे 2017 का सीएसएस के एग्जाम में आने वाला ही पैराग्राफ है, और इसको पढ़ के आप यकीनन खुश होंगे कि सीएसएस के एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इतना ज्यादा नहीं है जो जितनी उसके बारे में मिथ्स क्रिएट की हुई है, ठीक है। हम जब किसी को भी बताते हैं कि क्योंकि हम खुद तैयारी कर चुके हैं ना, तो हम किसी को बताएं कि फॉर एग्जांपल कि ये जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि बताया जाता है। हाँ, इसके अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कि बच्चे जो है वो रख नहीं पाते, इस वजह से इसको कहा जाता है कि मुश्किल एग्जाम है, वो कुछ चस्के लेने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आप जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये क्या है। अब रूल क्या है, मैं इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमें पता होनी चाहिए दैट इज, हमने जो डिस्कस किया था कि मुश्किल जो वर्ड्स हैं वोकैब के प्रैक्टिस के दौरान उनको हाईलाइट करें। जैसे मैंने यहाँ पे दो चार अल्फाज जो है वो हाईलाइट करके रखे हुए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ये मुश्किल अल्फाज आपको लग सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैराग्राफ एक बार पढ़ा, मुझे लगा कि इसके अंदर स्टर्न जो है ये क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके सबको मीनिंग जो है वो नहीं आते होंगे, ठीक है। एज लाइक सर्की, ये क्या है, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वर्ड है। लेसिंग, लास्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, हमें इसकी मीनिंग देखनी है। हमने डिक्शनरी उठाई या गूगल किया, गूगल ट्रांसलेटर से, तो हमें पता चला स्टर्न का मतलब है जिद्दी, जो अड़ जाए अपनी बात पे। सल्की, जो आपके साथ कॉपरेट करने के लिए चीज तैयार ना हो, ठीक है। लेसिंग, लेसिंग क्या होता है, लेसिंग बेसिकली ऐसी चीज होती है जो हमें आराम पहुंचा रही है, ठीक है, हमें आराम दे रही है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि इसके अलावा और भी कोई भी ऐसी चीज इसके अंदर मौजूद नहीं है जो मुझे पैराग्राफ को समझने में मेरी राह में रुकावट के तौर पर काम कर सकती है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अपना स्टेप करना है, इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से एक बार कॉम्प्रीहेंड करना है, इस तरीके से कि मुझे सारी बातें भी समझ में आ जाए और एग्जाम में वो क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आ जाए, उसके साथ साथ मैं कंक्लूजन भी डेवलप कर सकूँ, ठीक है जी। तो मैं पैराग्राफ को अब उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि माशाल्लाह आप इस लेवल पर होंगे कि आप जो है वो इतने इजी पैराग्राफ को इजीली समझना, ठीक है। लेकिन जहां पर भी आपको लगे, आपने मुझे सुनना भी है, साथ साथ देखना भी है स्क्रीन पर, ताकि आपको जो है पैराग्राफ जब हम एंड कर रहे हो तो आपको कोई भी चीज अनक्लियर ना रह जाए आपके माइंड में, ठीक है। लेकिन जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आई, तो उसी वक्त चैट सेक्शन में आपने लिख देना कि फला सेंटेंस जो है इसकी मुझे समझ नहीं आई, इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट करें, ठीक है। मैं उसको फौरन जो है उर्दू में ट्रांसलेट कर, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। The third great defect of our civilization is that it doesn't know what to do with its knowledge. हमारा जो, चले मैंने उर्दू तो नहीं पढ़नी थी। Science has given us powers fit for the gods, yet we use them like small children. अब यहाँ पर गॉड का जो वर्ड यूज हुआ है ना बच्चे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जी जो है वो छोटा यूज हुआ है। तो गॉड का मतलब यहाँ पर होगा एक पावरफुल पर्सनैलिटी, यहाँ पर खुदा मतलब नहीं होगा, ठीक है। Yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be, एक सेकंड दीजिएगा बच्चे, ये ऐसे नहीं आती। अच्छा जी। Yet we use them like small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be man's servant. Yet he has grown so dependent on them that they are in fair way to become his master. अब यहाँ पर एक और चीज आपने करनी है जो रूल्स में आपको नहीं बताई गई। इसको छोटे छोटे जो है ना हिस्सों में तकसीम कर लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ तक वो क्या कहना चाह रहा है, फिर एक और हिस्से में तकसीम कर लें यहाँ तक वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ तक वो जो हमें मैसेज कन्वे करना चाह रहा है ना, वो हमारे सिविलाइजेशन, हमारी तहजीब के एक डिफेक्ट के बारे में हमें बताना चाह रहा है बच्चों। वो हमारी तहजीब के एक डिफेक्ट के बारे में बेसिकली हमें बताना चाह रहा है। वो क्या, कि मशीन्स ने हमें इतनी, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को अगर हम कंसीडर कर ले, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करती है, उसको स्टोर करती है, ठीक है। अब उसने हमें इतनी ज्यादा जो है सुपर कंप्यूटर्स बन चुके हैं, हमारी बिलियंस एंड ट्रिलियंस की जो कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाती है, हमारे हर काम आप और मैं कंप्यूटर पर बैठ कर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, अदरवाइज हमें फिजिकली किसी जगह पर अपेयर होना पड़ता, ठीक है। तो उसने हमें इतनी ताकत दी है मशीनों ने कि हम जो है वो पावरफुल पर्सनैलिटीज बन सकते हैं। लेकिन हम उन पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि जाहिर सी बात है ना कि किसी चीज पर जब आप डिपेंडेंट होंगे तो अब वो आपका गुलाम नहीं रहा, बल्कि आप उससे गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी है उस चीज पर। यहाँ तक वो हमें ये बताना चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी, अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑलरेडी से।
Already most men spend most of their lives looking after and waiting upon machines, and the machines are very stern masters. And the machines are very stern masters. They must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with, and they must be kept at right temperature. And if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work, or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around them. जहां तक फिर हमने वही काम किया जो हमने पिछले हिस्से में किया था कि उसको छोटे से पार्ट में तकसीम कर दिया ताकि इतनी जो चीज है वो हम दोबारा समझ सकें कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमारी डिपेंडेंस जो है उसके ऊपर बढ़ चुकी है। अब होना तो ये चाहिए था, मशीन्स वर डेवलप्ड टू सर्व मैन, ह्यूमन काइंड, लेकिन अब क्या हो चुका है कि हमें उनकी सर्विस जो है उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, हमें उनके जो है खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। खाने पीने से मुराद उसकी क्या है यहाँ पर राइटर की, वो बेसिकली खाना पीना ले रहा है कि उनके पेट्रोल, उनका जो उनकी जो सर्विस होती है, ठीक है, उनका जो कोल वगैरह एक्सेट्रा जो हम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, वो अगर उनको हम सही टाइम पे ना दें, अगर हम उसको सर्विस ना दें, तो इवेंचुअली वो क्या होता है कि वो ब्रस्ट हो जाती है, ठीक है, तबाही फैलाती है। जहाँ पर उसने जो खराब होती है मशीन, उसको उसने जो है ना कंपेयर किया है, मेटाफर के तौर पर यूज किया है, बस्ट विद रेज, ठीक है, यानी गुस्से में आकर वो फट पड़ती है, ठीक है, और तबाही फैलाती है अपने इर्द गिर्द। जैसे इंसान है ना, गुस्से में आकर एक चीज तोड़ेगा, दो चीजें तोड़ेगा, ठीक है, उसी चीज को उसने जो है ना सिंबलाइज किया है मशीन के साथ कि जब हम उनका प्रॉपर ख्याल नहीं करते उनके अंदाजे के मुताबिक, मशीन के अंदाजे के मुताबिक, तो वो क्या करती हैं, वो हमसे बदला लेती हैं किस तरह डिस्ट्रक्शन फैलाकर। अब हम यही से अब हमें समझ आ गई कि इस जो है इस फेज में वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो वी हैव टू वे, एक सेकंड में चैट सेक्शन देखते हैं। So we have to wait upon them very attentively and do all that we can do to keep them in good temper. Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us altogether, just as we rule the animals. ठीक है, एंड दिस, चले यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक हम जो है ना एक ब्रेक डाउन बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमें क्या बच्चे समझ में आया, यहाँ पर बेसिकली ये समझ में आया कि अब पिछले पैराग्राफ में जिस तरह हमने पढ़ा था उसी को यहाँ से लिंक करते हैं कि हमें जो है वो उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके अच्छे मिजाज के लिए उसकी सर्विस करनी पड़ती है, फ्यूलिंग टाइम पर करनी पड़ती है, एक्सेट्रा, जो भी उसका ख्याल रखना है। और ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इवेंचुअली, बच्चे आखिर पे क्वेश्चन कीजिएगा, कि इवेंचुअली जो है हम उनके गुलाम बन चुके हैं, और वो एक दिन ऐसा आएगा जब वो हम पर ऐसे ही रूल करेंगी जैसे आज हम एनिमल्स को अपने मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम जिस तरह आप कह सकते हैं कि हॉर्स को यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, हम बफेलोज को यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, सिमिलर जो है एक दिन मशीन हम पर रूल करेंगी, जिस तरीके से हम उनके ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। और यहाँ से फिर जो है ओपिनियन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप आगे पढ़ेंगे जब तब पता चलेगा। अब हम यहाँ एंड से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। And this brings me to the point at which I asked, what do we do with all the time which the machines have saved for us and the new energy they have given us? कि यहाँ पर राइटर एक सवाल कर रहा है कि मशीन्स को किस लिए बनाया गया था, कंप्यूटर को किस लिए बनाया गया, ताकि मिलियंस एंड ट्रिलियंस की जो कैलकुलेशंस हमने करनी थी वो जल्दी हो सके। ऐसा ही था, जल्दी जल्दी जो है वो कैलकुलेशन हो सके। उससे हमारा क्या था, एक तो हमारी टाइम बच रहा था और दूसरी क्या चीज बच रही थी, दैट वाज एनर्जी, ठीक है। उसने कहा कि हमने ये एनर्जी और टाइम बचा के हम कर क्या रहे हैं, ये एक सवाल उसने पूछा और उसका फिर उसने खुद ही आंसर किया है राइटर ने, ठीक है। ओके, हम यहाँ थे। ऑन द होल इट मस्ट बी एडमिटेड, एक सेकंड मैं लेजर ऑन कर लूं, उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा है। ओके, फॉर द मोस्ट सॉरी, on the whole we must be admitted we do very little. For the most part we use our time and energy to make more and better machines, but more and better machines will only give us still more time and still more energy. And what are we to do with them? तो यहाँ पर उसने एक और पॉइंट रेस किया है कि मशीन को बनाया क्यों गया था। मशीन को बनाया गया था टाइम एनर्जी सेव करने के लिए। अब वो जो हमारा टाइम एंड एनर्जी बच रहा है, हम उसको किस चीज में यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसको
और भी ज्यादा बेहतर मशीन्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं जो ज्यादा टाइम और एनर्जी बचाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपलीफाई करता हूँ, स्टार्ट में कंप्यूटर बनाया गया, दैट कंप्यूटर उसका जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीडिंग प्रोसेसिंग स्पीड थी दैट वाज क्वाइट स्लो, ठीक है। आज इंसान जो है वो सुपर कंप्यूटर्स बना चुका है जो बहुत ज्यादा जो है तेज स्पीड के साथ जो है वो प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इतना जो टाइम बचा उसका हमने यूटिलाइज कहाँ किया, हमने उस टाइम को यूटिलाइज किया कि हम इससे भी पावरफुल कोई मशीन जो है वो डेवलप करें, ठीक है। अभी तक जो है वो इस फेज में ये बात कर रहे हैं। अब उसने खुद ही इस सवाल का जवाब दिया है कि हमें इस टाइम को यूटिलाइज बेसिकली करना कहाँ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो खुद ही आंसर देना स्टार्ट करता है। वो क्या आंसर देना स्टार्ट करता है, एक सेकंड मैं लेकर आऊँ। The answer I think is that we should try to become more civilized, more civilized. For the machine themselves and the power which the machines have given us are not civilization, but aids to civilization. अब यहाँ पर बच्चे जहाँ तक एक सेकंड में हाईलाइट कर देते, यहाँ पर इस फेज में हमें एक और चीज क्लैरिफाई हो गई कि राइटर जो है वो मशीन के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है। वो तो खुद कह रहा है कि ये जो मशीन्स बनाई गई हैं वो जो एनर्जी हमें दे रही हैं वो तो सिविलाइजेशन के लिए एक एड है, एक मदद के तौर पे काम कर रही है। हमारे पास ज्यादा टाइम है मशीन्स बनाकर, हमारा जो टाइम हमारे पास बच रहा है, ठीक है। हमारे लिए प्रोसेसिंग कर रही है मशीन, जो भी कोई काम कर रही है मशीन हमारा टाइम और एनर्जी बचा रही है। तो बेसिकली वो हमें सिविलाइज होने में मदद दे, ना कि हम उस टाइम को जो है वो मशीन को ट्रीट करने में, उसको सर्व करने में और मोर बेटर मशीन बनाने के लिए यूटिलाइज करें, ठीक है। तो इससे एक चीज हमें अंदाजा हो गया कि राइटर जो है वो अगेंस्ट नहीं है मशीन के। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। बट यू विल रिमेंबर, एक सेकंड दीजिएगा मैं लेजर ऑन करूं। But you will remember that we agreed at the beginning that being civilized meant making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly, and maintaining justice equally between men and men. Uh, बच्चे क्या चीज समझ नहीं आई आपको जरा? आपका शायद फर्स्ट लेक्चर होगा इस वजह से। आप पिछले लेक्चर और इस लेक्चर को कंबाइन करके देखिएगा फिर शायद समझ आ जाए। ओके जी, हम यहाँ पर थे थिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंकिंग फ्रीली एंड लिविंग राइटली एंड मेंटेनिंग जस्टिस इक्वली बिटवीन मैन एंड मैन। अच्छा जी, अब यहाँ तक इसको हम एक और ब्रेक डाउन में ले जाते हैं। अब उसने बताया है कि राइटर के ख्याल में सिविलाइजेशन का या बीइंग सिविलाइज्ड का मतलब क्या है, कि हम क्या क्या करें। राइटर जो कह रहा है कि हमने मशीन्स, आज के जमाने में तो हम अपने आप को सिविलाइज इसीलिए कंसीडर करते हैं ना क्योंकि हमने मोर बेटर मशीन्स बना ली हैं, ठीक है। हम जो है वो अब इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हम जो है वो आर्टिफिशियल फ्रूट्स ग्रो कर सकते हैं, आर्टिफिशियल चीजें जो है वो ग्रो कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो उसने कहा लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं है। बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जस्टिस प्रिवेल करे, ठीक है। हम फ्रीली सोच सके, हम जो है वो अच्छे तरीके से रह सके, हम जो खूबसूरत चीजें हैं उनका आपस में नाता बरकरार रख सके। इस चीज को जो है राइटर ने बेसिकली सिविलाइजेशन का नाम दिया। इस फेज में वो ये कहना चाहिए। अच्छा जी, ओके। अब man has a better chance today to do these things than he ever had before. ओके ओके, हाँ जी, जरका हम कंप्रीहेंशन रेटिंग पढ़ रहे हैं, आपको भी आ जाए। ओके जी, he, he ever had before. He has more time, more energy, less to fear, and less to fight against. If he making more beautiful things to find out more and more about the discovering how to prevent poverty, she refers to removing the causes of quarrels between nations, to discovering how to prevent poverty, then I think our civilization would doubtfully be the greater as it would be the most lazing that there has been. अब यहाँ पर उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैन से। उसने क्या मशीन्स ने जो है ना, पीछे हम एक चीज पढ़कर आए थे कि मशीन्स जो है वो बेसिकली एड है सिविलाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी कि मदद फराम कर रही है सिविलाइजेशन को। और वो उसी चीज को यहाँ पर आके बयान करता है, वो अपने नैरेटिव को जो है एक्सप्लेन करता है। उसने कहा मशीन्स ने हमें इतना टाइम दिया है कि जो मेरे मेरे नजरिए के मुताबिक जो असल चीजें हैं जिनको हम सिविलाइजेशन के लिए काउंट कर सकते हैं, जैसे जस्टिस, जैसे फ्री थिंकिंग, जैसे राइट लाइफ एटसेट्रा, इसको उसने कहा आज हमारे पास जितना ज्यादा चांस है ना इन चीजों को ग्रैब करने का, उतना पहले कभी भी नहीं था। क्यों?
पहले हमें हर चीज के अगेंस्ट फाइट करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, जब मशीन्स नहीं थी तो ह्यूमन को फाइट करना पड़ता था अगेंस्ट जो एनिमल्स थे, ठीक है। इसी तरीके से जब मशीन्स नहीं थी, जब बिल्कुल हम अगर हम एट द स्टार्ट ऑफ एवोल्यूशन चले जाते हैं, बिल्कुल उसकी बिगिनिंग पर, तो वहां पर हम जाके देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए मशीन्स नहीं थी, तो हमें जो है वो इंसानों को जो है वो हाथ से मेहनत करना पड़ती थी, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि वो किसी और चीज की तरफ तवज्जो दे सके। लेकिन अगर आज हमारे पास ये चीजें टाइम अवेलेबल है जो मशीन्स ने हमें जो है जनरेट करके दी है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको यूज करके, हम जो जो कौमों के दरमियान लड़ाइयाँ हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं, हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और यही असल सिविलाइजेशन होगी और यही ऐसी चीज होगी जो हमें ज्यादा सुकून दे सके। अब एक बार मैंने इस पैराग्राफ को आपको समझा दिया कि ये पैराग्राफ में बेसिकली जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि राइटर जो है वो कहना क्या चाह रहा है, और उसको हमने फेजेस में ब्रेक डाउन करके पढ़ा कि राइटर जो है वो क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब तक हम पैराग्राफ को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेंगे, तब तक जो है हमने कोई भी ऐसा जो है वो नहीं करना, क्वेश्चंस की तरफ मूव नहीं करना। उससे पहले मुझे एक बार ये बता दें कि किसी को इसमें से कोई चीज समझ ना आई हो पैराग्राफ में से। ठीक है जी, थैंक यू। चलें जी, सबको समझ आ गई है। आप जो है वो उसी लिंक से क्लास काइंडली दोबारा स्टार्ट ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। बच्चे ये आईफोन, ये मैंने बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए कहा है। जब आप एक बार पॉजेज में तकसीम कर उसको डिवाइड करके इस काबिल हो जाएंगे ना कि आप पैराग्राफ को समझना शुरू करते हैं, जब आप 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त आएगा जब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पैराग्राफ को जो है वो आप कह सकते हैं कि डिवाइड करके पढ़ें तो आपको समझ है। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, डेली लाइफ प्रैक्टिस के लिए, इवेंचुअली आपने जाकर जो है ना वो आप इजीली एक बार पढ़ने में समझ जाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अच्छा जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप काइंडली उसी लिंक से जो है वो दोबारा ज्वाइन करें।